हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ? दोस्तों, हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, जिसमें ट्रिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं। और यह गैलेक्सीज भी किसी छोटे से यूनिवर्स से कम नहीं है। यह भी लाखों लाइट ईयर्स में फैली होती है और बिलियन स्टार सिस्टम का घर होती है। यूनिवर्स में मौजूद इन ट्रिलियंस गैलेक्सीज में से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है, जिसकी एज करीब 13.61 बिलियन ईयर्स है और जो 52,850 लाइट ईयर्स की रेडियस में फैली है, जिसमें मौजूद बिलियन स्टार सिस्टम्स में हमारा सोलर सिस्टम भी मौजूद है, जो बाकी सभी स्टार सिस्टम की तरह मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमासिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए को ऑर्बिट कर रहा है। और जैसे किसी एटम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका न्यूक्लियस होता है, उसी तरह हमारे यूनिवर्स में मौजूद लगभग सभी बिग स्ट्रक्चर्स का एलिमेंट्री पार्ट एक स्टार होता है। एक स्टार या स्टार्स का ग्रुप मिलकर यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और भी दूसरे कई ऑब्जेक्ट्स यह सभी स्टार्स से ही बनते हैं। और अगर गैलेक्सी की भी बात की जाए तो वह भी कई सारे स्टार सिस्टम्स का एक ग्रुप होती है। यानी यूनिवर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें इन शाइनिंग स्टार्स और उनसे बनने वाले स्टार सिस्टम और उनके निर्माण को अच्छे से समझना होगा। पर यहाँ पर किसी और स्टार सिस्टम के निर्माण को समझने से अच्छा है कि हम अपने ही स्टार सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम के निर्माण को समझें। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कैसे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ और कैसे हमारी अर्थ का निर्माण हुआ, जो आज हम ह्यूमंस का घर है। दोस्तों, हम इसे काफी डिटेल में समझेंगे, इसलिए आखिरी तक बनी रहिएगा। यह वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है। पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह कई सेलेस्टियल बॉडीज का एक ग्रुप है, जिसमें हमारा सन, उसके चारों ओर घूमते प्लैनेट्स, उनके मून्स, एस्टेरॉइड्स और वह सभी ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं, जो हमारे स्टार सन की ग्रेविटी के प्रभाव के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमें हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को समझने से पहले अपने सोलर सिस्टम और उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट के बारे में समझना होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद स्टार सन से करते हैं। दोस्तों, हमारा सन एक क्लासिफाइड जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसकी रेडियस 696,340 किलोमीटर है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा येलो ड्वार्फ स्टार भी बुलाया जाता है। पर इसका रियल कलर येलो नहीं बल्कि व्हाइट है। हमारे सन की एज करीब 4.603 बिलियन ईयर्स है और इसका सरफेस टेम्परेचर 5505 डिग्री सेल्सियस है। पर इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोर के टेम्परेचर का इतना ज्यादा होने के कारण ही इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम न्यूक्लियस में बदल पाते हैं। और इसी फ्यूजन रिएक्शन के चलते सन और यूनिवर्स के लगभग सभी स्टार्स न्यूक्लियर एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में बदलते हैं और चमकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सन की सरफेस से फोटॉन्स पार्टिकल को यानी लाइट को अर्थ तक आने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। पर यही फोटॉन्स जब फ्यूजन रिएक्शन के चलते सन के कोर में प्रोड्यूस होते हैं, तो कोर से सन के आउटर सरफेस तक आने में ही इन्हें करीब 10,000 सालों का समय लग जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सन के बाद बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें से 4 स्मॉलर रॉकी प्लैनेट्स हैं, जिनमें मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स शामिल है। इसके अलावा बचे 4 प्लैनेट्स में से जुपिटर एंड सैटर्न 2 गैस जायंट्स हैं और यूरेनस एंड नेपच्यून 2 आइस जायंट्स हैं। प्लैनेट्स के बाद बारी आती है हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मून्स की। तो हमारे सोलर सिस्टम मर्करी एंड वीनस को छोड़ सभी 6 प्लैनेट्स के पास अपने मून्स मौजूद हैं, जिसमें अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून्स है, जुपिटर के पास 79 मून्स है और सैटर्न के पास हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा 82 मून्स है। इसके अलावा यूरेनस के पास 27 मून्स है और हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह नेपच्यून के पास 14 मून्स है। इनके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में डजन्स ऑफ स्मॉलर ड्वार्फ प्लैनेट्स और लाखों एस्टेरॉइड मौजूद है, जो अलग अलग दूरी पर हमारे सोलर सिस्टम में एक बेल्ट के रूप में फैले हुए हैं और हमारे सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में करीब 4 रीजन्स बने हैं। एक एस्टेरॉइड बेल्ट, 2 कूपर बेल्ट, 3 स्कैटर्ड डिस्क, 4 ओर्ट क्लाउड। फॉर्मेशन ऑफ एस्टेरॉइड बेल्ट, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है एस्टेरॉइड बेल्ट का।
यह एक ऐसा रीजन है जो मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट के बीच मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक इस एस्टेरॉइड बेल्ट में करीब 1.1 से 1.9 मिलियन एस्टेरॉइड्स मौजूद हो सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर काफी छोटे हैं, पर इनमें से कुछ का डायामीटर 1 किलोमीटर या उससे भी बड़ा है। फॉर्मेशन ऑफ कूपर बेल्ट। इसके बाद नंबर आता है कूपर बेल्ट का। कूपर बेल्ट भी ज्यादातर रॉकी एस्टेरॉइड से मिलकर बनी है, जिसकी शुरुआत हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट नोन प्लैनेट नेपच्यून से 55 आव एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाद होती है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी आव दूरी को नापने की एक मेजरिंग यूनिट है, जिसमें आव का मतलब सन और अर्थ के बीच की दूरी है, यानी एक आव बराबर 150 मिलियन किलोमीटर्स है। कूपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम में करीब 100 आव तक फैली है, जिसके बाद शुरुआत होती है स्कैटर्ड डिस्क की। यह हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर हमारे सन की लाइट एंड रेडिएशन ना के बराबर पहुंचते हैं, जिसके कारण सोलर सिस्टम के इस रीजन में ज्यादातर बड़ी संख्या में आइस, कॉमेट्स एंड फ्रोजन गैसेस मौजूद है। स्कैटर्ड डिस्क हमारे सोलर सिस्टम में करीब 600 आव तक फैली है, जिसके बाद शुरुआत होती है हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी रीजन की, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ओट क्लाउड कहते हैं। यह भी लगभग पूरी तरह आइस, कॉमेट्स एंड फ्रोजन गैसेस से मिलकर बना है। ओट क्लाउड को आप हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी लास्ट बाउंड्री भी कह सकते हैं, जो स्कैटर्ड डिस्क के बाद शुरू होती है, और एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक इसका आखिरी एज करीब 0.08 लाइट ईयर्स पर है। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वह सभी ऑब्जेक्ट मिलकर हमारा एक सोलर सिस्टम कहलाते हैं, जिसमें हमारा स्टार सन सबसे मैसिव और ज्यादा ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट है, जिसकी ग्रेविटी के कारण सोलर सिस्टम के सभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स उसे ऑर्बिट करते हैं। यानी अपने सोलर सिस्टम के निर्माण को समझने के लिए हमें अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स के निर्माण को अच्छे से समझना होगा। हाउ सोलर सिस्टम वाज फॉर्म। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि आखिर कैसे हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था। दोस्तों, 1755 में सोलर सिस्टम के निर्माण को समझने के लिए जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांत ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी। नेबुलर हाइपोथेसिस आज के समय में सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन को समझाने वाली सबसे बेस्ट हाइपोथेसिस मानी जाती है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी में भी वाइडली एक्सेप्टेड है। नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण आज से करीब 4.571 बिलियन ईयर्स पहले एक बड़े स्टेलर नेबुला क्लाउड से हुआ था, जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस में सोलर नेबुला का नाम दिया गया है। इस सोलर नेबुला का 75% भाग हाइड्रोजन और करीब 23% भाग हीलियम से बना था, जिसमें करीब 2% दूसरे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन, सिलिकास, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मीथेन मौजूद थे। यूनिवर्स में मौजूद करीब 90% स्टार सिस्टम्स का निर्माण इसी तरह के नेबुला क्लाउड से होता है। वैसे तो नेबुला क्लाउड्स काफी डेंस होते हैं और एटॉमिक लेवल पर होने के कारण यह काफी ग्रेविटेशनल अनस्टेबल भी होते हैं, जिसका मतलब है यह लगातार मूविंग स्टेज में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहते हैं, जिसके कारण यह समय के साथ अपने आसपास मौजूद गैसेस को भी कलेक्ट करते रहते हैं और अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। पर नेबुला क्लाउड से एक स्टार की फॉर्मेशन के लिए एक ही मोमेंट की जरूरत होती है, और हमारे सोलर नेबुला के लिए वह की मोमेंट आज से करीब 4.603 बिलियन ईयर्स पहले हुआ एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन था। इस एक्सप्लोजन से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स ने हमारी 65 लाइट ईयर्स में फैली सोलर नेबुला को कोलैप्स करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद यह सोलर नेबुला काफी तेजी से रोटेट करने लगी। इस दौरान नेबुला क्लाउड के इतनी तेजी से रोटेट करने के चलते एंगुलर मोमेंटम ने अपना काम करना शुरू किया और नेबुला क्लाउड में मौजूद गैस पार्टिकल स्पेस में वाइड रेंज में फैल गए, जिससे एक बड़ी डिस्क फॉर्म हुई। इसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है, जिसके बाद इस डिस्क में मौजूद गैस पार्टिकल्स धीरे धीरे अक्रीशन डिस्क के सेंटर में जमा होने लगे। इसके बाद समय के साथ सेंटर में और भी गैस पार्टिकल्स इकट्ठा हुए और अक्रीशन डिस्क के सेंटर का मास और ग्रेविटी बढ़ने लगी। इस तरह ही यह प्रोसेस कई लाख सालों तक चलता रहा, जिससे अक्रीशन डिस्क के सेंटर में एक डेंसली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बने ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ, जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस में प्रोटोसन का नाम दिया गया है। इसे आप हमारे सन की सीड यानी बीज भी कह सकते हैं, क्योंकि यही अक्रीशन डिस्क में बनने वाला पहला ऑब्जेक्ट था, जिससे हमारे मौजूदा सन का निर्माण हुआ है।
जिसके बाद प्रोटोसन के चारों ओर अक्रीशन डिस्क में मौजूद गैसेस इस प्रोटोसन की ग्रेविटी के कारण और भी तेजी से इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी और धीरे धीरे प्रोटोसन एक बड़े ऑब्जेक्ट की शक्ल लेने लगा। अब प्रोटोसन के आकार के साथ साथ उसका टेम्परेचर एंड डेंसिटी भी बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण अब यह थोड़ा चमकने लगा था। पर अभी भी इसके कोर का टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके, बल्कि यह चमक तो ग्रेविटेशनल कंप्रेशन के कारण बन रही थी, जो अक्रीशन डिस्क के प्रोटोसन से टकराते हुए और गैस के तेजी से घूमते हुए आपस में इंटरेक्ट करने के कारण पैदा हो रही थी। इस समय तक भी प्रोटोसन अपनी बढ़ती ग्रेविटी के कारण अक्रीशन डिस्क में मौजूद गैसेस को सेंटर की ओर खींचता रहता है और अपने टोटल मास को बढ़ाता रहता है। इसके इस प्रोसेस में गैस पार्टिकल्स के आपस में टकराने से पैदा होने वाली हीट को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखा जा सकता है। और जब प्रोटोसन का मास हमारे मौजूदा जुपिटर प्लैनेट के मास से 13 टाइम्स ज्यादा हो गया, तब इसकी 2 एनडी स्टेज स्टार्ट होती है। अब यह प्रोटोसन नहीं बल्कि एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार है, जिसके कोर में अब इतना प्रेशर एंड टेम्परेचर हो चुका है कि इसमें मौजूद ड्यूटेरियम एटॉम्स में अब फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो चुकी होगी। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन एटम का एक स्टेबल आइसोटोप है, जिसे फ्यूज होने के लिए हाइड्रोजन से कम प्रेशर और हीट की जरूरत होती है। इस समय तक हमारा सन अब विजिबल लाइट भी निकालना शुरू कर देगा, यानी इस स्टेज में ब्राउन ड्वार्फ सन को सिंपल टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता था। पर अभी भी यह हमारे मौजूदा सन की तरह एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार नहीं था, और न ही यह हमारे सन के जितना मैसिव था कि इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन हो सके। पर इस समय भी यह लगातार अपने चारों ओर मौजूद अक्रीशन डिस्क के मैटर को लगातार कंज्यूम कर रहा था और भी ज्यादा बढ़ा और मैसिव हो रहा था। जिसके बाद एक स्टेज आई जब हमारे सन का मास बढ़कर जुपिटर से 80 गुना तक हो गया, जिसके बाद अब हमारे सन का मास इतना हो चुका था कि अब इसके कोर में इतना अधिक प्रेशर एंड हीट जनरेट होने लगी कि अब हमारे सन के कोर में मौजूद हाइड्रोजन एटॉम्स भी फ्यूज होने लगे और हीलियम न्यूक्लियस में बदलने लगे। यानी यह वह समय था जब हमारे सन में आज की तरह प्रॉपर हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने लगी थी, और अब हमारा सन एक न्यू बॉर्न मेन सीक्वेंस स्टार था। पर अभी भी इसका आकार काफी ज्यादा छोटा था, जिसके बाद यह इसी तरह करीब 10 मिलियन ईयर्स तक रहा और अपने चारों ओर मौजूद मैटर को कलेक्ट करके अपना आकार बढ़ाता रहा। और एक समय ऐसा आया जब हमारे सन के करीब मौजूद अक्रीशन डिस्क में ज्यादा मैटर नहीं बचा था, और अक्रीशन डिस्क का बचा हुआ मैटर सन को काफी दूरी पर से ऑर्बिट कर रहा था, जिसके कारण अब हमारे सन का आकार बढ़ना बंद हो गया और अब यह अपने मौजूदा आकार जितना बड़ा हो चुका था। समय के साथ इसके कोर में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी वृद्धि आई, जिसके कारण इससे निकलने वाले हाई सोलर स्टॉर्म और आउटवर्ड प्रेशर के कारण अक्रीशन डिस्क का बचा हुआ मैटर इससे और भी ज्यादा दूरी पर चला गया, जिसके कारण अब हमारे न्यूबॉर्न सन के चारों ओर के गैसियस क्लाउड्स कम्प्लीटली क्लियर हो गए और अब यह फुली विजिबल था। पर अभी भी इसके चारों और कोई दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, बस इससे अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरियों पर अक्रीशन डिस्क के कुछ क्लाउड्स इसे ऑर्बिट कर रहे थे। इसे हमारे सन का टीटोरी फेस कहा जाता है। इस तरह के कई न्यू बॉर्न स्टार हबल टेलीस्कोप भी खोज चुका है। सन का टीटोरी फेस करीब 10 मिलियन ईयर्स तक चला और इसी दौरान हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का निर्माण हुआ। सुन टीटोरी फेस। चलिए सन के इस टीटोरी फेस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। टीटोरी फेस एक ऐसा समय होता है जिसमें किसी स्टार के चारों ओर ऑर्बिट में मौजूद अक्रीशन डिस्क के बचे हुए क्लाउड से प्लैनेट्स, मून्स एंड एस्टेरॉइड्स का निर्माण होता है। यह टीटोरी फेस 10 मिलियन ईयर्स तक चलता है। हमारे न्यूबॉर्न सन के टीटोरी फेस की शुरुआत में न्यूबॉर्न सन से निकलने वाले हीट एंड लाइट रेडिएशन से इसके चारों ओर घूम रही अक्रीशन डिस्क में मौजूद वाटर एंड मीथेन वेपराइज्ड होकर डिस्क के ठंडे आउटर रीजन में चले गए। अब टीटोरी फेस जैसे बढ़ रहा था, वैसे ही हमारे न्यूबॉर्न सन के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे गैसियस क्लाउड्स का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो रहा था, जिसके बाद अब इस अक्रीशन डिस्क में मौजूद लेस वॉलेटाइल सब्सटेंस जैसे सिलिकेट, आयरन और दूसरे हैवी एलिमेंट्स भारी क्रिस्टल डस्ट ग्रेन्स में बदलने लगे। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगी तो ग्रेविटी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और अब यह अपने चारों ओर मौजूद पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करने लगे और इनका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा,
जिसके बाद सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए इस तरह के डस्ट ग्रेन्स क्लम्प्स ने और भी कई क्लम्प्स को आपस में जोड़ा और इस तरह ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए अपने गैशियस क्लाउड से पार्टिकल्स को जोड़ते रहे और अपना आकार बढ़ाते रहे। इस दौरान इनके बढ़ने का रेट करीब 1 सेंटीमीटर पर ईयर था। इसी तरह आफ्टर अ मिलियन ईयर्स ये छोटे डस्ट पार्टिकल्स अब कई किलोमीटर बड़े लार्ज चंक्स में बदल गए, जिन्हें प्लेनेटेसिमल्स कहा जाता है। इसे आप रॉकी प्लैनेट्स यानी चट्टानी ग्रहों की प्राइमरी बॉडी कह सकते हैं। इसी से रॉकी प्लैनेट्स का निर्माण होता है और हमारी पृथ्वी का निर्माण भी इसी से हुआ है। इसके बाद प्लेनेटेसिमल्स ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण अपने चारों ओर मौजूद दूसरे मैटर को काफी तेजी से अट्रैक्ट करता है और यह प्रोसेस 1 से 2 लाख सालों तक चलता है, जिसके बाद हमें हमारे सन के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में घूमती हुई कई यूनिवर्सल बॉडी दिखाई देती है, जिनका डायामीटर कई हजार किलोमीटर तक फैला होता है। अब बनने वाले इन यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स को साइंटिस्ट प्लैनेटरी एम्ब्रियो कहते हैं, पर अभी भी इन प्लैनेटरी एम्ब्रियो का सन के अराउंड ऑर्बिट स्टेबल नहीं था, जिसके बाद कई प्लैनेटरी एम्ब्रियोज आपस में टकरा गई, जिसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट पैदा हुई और कई प्लैनेट्स को अपने मून्स मिले और कई वैज्ञानिकों की माने तो हमारी पृथ्वी को भी इसी तरह उसका मून मिला था। अब इन प्लैनेटरी एम्ब्रियोज ने मिलकर कई बड़े प्लैनेट का निर्माण किया और समय के साथ इनका सन के अराउंड ऑर्बिट भी स्टेबल होता गया और समय के साथ इनकी सरफेस पर मौजूद हेवियर एलिमेंट्स ग्रेविटी के कारण इनके कोर की ओर खींचते चले गए, जिससे प्लैनेट्स के पास अलग अलग डेंसिटी वाली लेयर्स का निर्माण हुआ। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर घूमते आज के रॉकी प्लैनेट्स अर्थ, वेन्यूस, मार्स एंड मर्करी का जन्म हुआ था। वैसे अर्थ के जन्म को लेकर हम इससे आगे भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए अब आते हैं सोलर सिस्टम के बचे हुए प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के निर्माण पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोलर नेब्यूला जिससे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, उसका करीब 98% भाग तो हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसे पार्टिकल से ही मिलकर बना था और बचे हुए 2% में ही सिलिकेट और दूसरे हैवी मटेरियल्स मौजूद थे, जिनसे रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ। इसलिए अब हमारे न्यूबॉर्न सन के चारों ओर बची अक्रीशन डिस्क में अब ज्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस पार्टिकल्स ही बचे थे, जो टीटॉरी फेज के दौरान हमारे न्यूबॉर्न सन से निकलने वाले हीट एंड रेडिएशन के चलते सन से काफी दूर हो गए थे। पर जैसे जैसे हमारे सन का टीटॉर फेज आगे बढ़ता रहा, वैसे ही यह हाइड्रोजन एंड हीलियम पार्टिकल्स भी समय के साथ करीब आते गए और जुपिटर एंड सैटर्न जैसे गैस जायंट्स के प्लैनेटरी एम्ब्रियोज का निर्माण हुआ, जिसके बाद इनकी ग्रेविटी के कारण और भी तेजी से यह अपने आसपास के हाइड्रोजन एंड हीलियम को अपने अंदर खींचने लगे और तेजी से अपने आकार को बड़ा करते चले गए। और क्योंकि इस समय तक भी अक्रीशन डिस्क में काफी ज्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम मौजूद थी, इसी वजह से इनका आकार सन को ऑर्बिट करने वाले रॉकी प्लैनेट से कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया और इस तरह जन्म हुआ हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर एंड सैटर्न प्लैनेट का, जिनकी कॉम्पोजिशन में करीब 99% हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस ही मौजूद है। इसी दौरान अक्रीशन डिस्क के आउटर हिस्से में मौजूद वाटर वेपर्स, जो सन के हीट एंड रेडिएशन के कारण सन से काफी दूर जा चुकी थी, अब वह भी समय के साथ कॉन्डेंस होने लगी और इन्होंने भी मिलकर कई आईसी प्लैनेटरी एम्ब्रियोज का निर्माण किया, जिसके बाद इन आईसी प्लैनेटरी एम्ब्रियोज ने भी अक्रीशन डिस्क के आउटर रीजन में बचे हुए दूसरे आईसी, मीथेन और वाटर पार्टिकल्स को ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट किया और यह प्रोसेस यूं ही कुछ लाख साल चला, जिसके बाद हमें हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी में मौजूद 2 आइस जायंट प्लैनेट यूरेनस एंड नेपच्यून मिले। फॉर्मेशन ऑफ मून्स ऑफ सोलर सिस्टम प्लैनेट्स। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट के मून्स के फॉर्मेशन की। तो यूनिवर्स में प्लेनेट के मून्स का निर्माण 3 कारणों से होता है और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मून्स का निर्माण भी इन्हीं 3 कारणों से हुआ है। इसमें सबसे पहला तरीका है कि जब किसी प्लेनेट का निर्माण होता है तो उसके निर्माण के बाद उसके चारों ओर बची अक्रीशन डिस्क का मैटर समय के साथ उसी प्लेनेट के चारों ओर ऑर्बिट करने लगता है और इसमें मौजूद पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते रहते हैं और कुछ लाख साल बाद यह एक सॉलिड सेलेस्टियल बॉडी का रूप ले लेते हैं, जिसे हम प्लैनेट्स के मून्स कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ज्यादातर गैस जायंट्स के मून्स का निर्माण इसी तरह से हुआ था। इसके बाद दूसरा तरीका प्लैनेट की ग्रेविटी पर निर्भर करता है।
इसमें कई बार प्लेनेट अपनी ग्रेविटी के कारण अपने आसपास मौजूद किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या फिर एस्ट्रॉयड को अपने ऑर्बिट में खींच लेता है, जिसे बाद में उस प्लेनेट का मून कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून और मंगल ग्रह के मून्स के बारे में भी वैज्ञानिक यही कहते हैं कि मार्स के दोनों मून्स और नेपच्यून के कई मून्स का निर्माण इनके साथ नहीं हुआ था, बल्कि यह बाद में इन प्लैनेट्स की ग्रेविटी में आकर फंस गए। किसी प्लैनेट के नेचुरल मून के बनने का सबसे आखिरी तरीका है दो सेलेस्टियल बॉडीज की टक्कर, क्योंकि जब किसी प्लेनेट से किसी बड़े एस्टेरॉइड या दूसरे प्लेनेट की टक्कर हो जाए तो उससे भी प्लेनेट के चारों और काफी ज्यादा मात्रा में मैटर पहुंच जाता है, जो समय के साथ बाद में प्लेनेट के चारों ओर घूमते हुए एक बिग यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। इस तरह से मून का निर्माण होना काफी ज्यादा रेयर होता है, पर पृथ्वी के मून का निर्माण आज से 4 बिलियन साल पहले एक प्लेनेट की टक्कर के चलते ही हुआ था। तो इसी तरह हमारा सन करीब 10 मिलियन ईयर्स तक अपने टीतौरी फेज में रहा और इस दौरान हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। अब यह कुछ इस तरह का दिखने लगा था जैसा यह आज है। हमारे सोलर सिस्टम में लगभग सभी प्लैनेट्स का निर्माण पूरी तरह से हो चुका था। कुछ मून्स का निर्माण अभी भी चल रहा था, पर अब प्लैनेट्स का निर्माण बंद हो गया था, जिसके बाद बचे हुए अक्रीशन डिस्क ने अलग अलग दूरियों पर कुपर बेल्ट, स्कैटर्ड बेल्ट और आउटर बेल्ट का रूप ले लिया।